बेटा हम लोग जेनेटिक्स के फर्स्ट पार्ट में, जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस हमने खत्म कर लिया है, तो आपको ये याद रखना है कि हर एक डिजीज़ के लिए, जितने भी हम यहाँ पर डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं, हर एक डिसऑर्डर के लिए आप पेडिग्री बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे आप उसको बना सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कल आपको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया था, दो टाइप की हैं। एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और दूसरी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है? मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पढ़नी है बेटा सिकल सेल एनीमिया, और ये आपको बताया था मेंडेलियन डिसऑर्डर सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से हो रही है। सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, उसकी वजह से हो रही है ये। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और एक और थैलीसीमिया, थैलीसीमिया। ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो आपको पढ़नी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन सी पढ़नी है आपको? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, दूसरी टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, और तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये तीन पढ़ने हैं आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी? हम लोग सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सिकल सेल एनीमिया को पढ़ेंगे। बेटा सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको पहले भी कई बार आ चुका है, तब बताया है। तो सिकल सेल एनीमिया आपको याद है ना कि सिकल सेल एनीमिया का मतलब है कि जो आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल के जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? सिकल के जैसी शेप हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन चेन होती है, बीटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन में बेटा ग्लोबिन चेन होती हैं, दो अल्फा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं। तो जो बीटा वाली चेन होती है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा वाली चेन होती है, उसमें 6th नंबर पर, छठे नंबर पर जो डीएनए होता है, उस डीएनए में एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाता है। तो छठे नंबर पर जो होता है अमीनो एसिड, वो ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर म्यूटेशन के बाद क्या बनने लगता है? वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह हीमोग्लोबिन की चेन में, हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में छठी पोजीशन पर, छठे नंबर पर, बीटा चेन में छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनने लगता है। तो इस वजह से वैलिन बनने के कारण कोई और प्रोटीन बन जाएगा, कोई और प्रोटीन बन जाएगा। तो जो आरबीसी की शेप होती है वो कैसे होती है? सिकल की जैसी हो जाती है, कि हैंसिया की जैसी। हाँ, सिकल बताया था ना आपको, हैंसिया जो सब्जी काटने का हैंसिया होता है, उसके जैसी शेप हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं रह पाता है। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर, जिनको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, वो एनीमिक हो जाते हैं, यानी उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं रह पाता है। ठीक है, और एक इसका फ़ायदा भी बताया था मैंने आपको कि अगर हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन कैरी कम हो जाता है। दूसरा, मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो मच्छर के लिए क्या बचेगा वहाँ पर? तो मलेरिया नहीं होता। जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता। तो एक फ़ायदा ये भी है, हालांकि नुकसान ज़्यादा है क्योंकि एनीमिया होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो मैं आपको सिकल सेल एनीमिया का, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सिकल सेल एनीमिया के बारे में, तो मैं आपको इसका पूरा एक नोट लिखवा रही हूँ सिकल सेल एनीमिया का, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ही पढ़ने जा रहे हैं सिकल सेल
एनीमिया। ठीक है, पॉइंट्स में लिखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया को सबसे पहले या सर्वप्रथम 1910 में हैरिक, एक साइंटिस्ट थे, हैरिक ने बताया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आरबीसी सिकल जैसी शेप की हो जाती हैं, आरबीसी सिकल के शेप की हो जाती हैं। और ये कैसा डिसऑर्डर है, यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। यह डिसऑर्डर क्योंकि ऑटोसोमल है, इसीलिए, क्योंकि ऑटोसोमल है इसीलिए मेल तथा फीमेल को बराबर प्रभावित करेगा। ये याद रखना, मेल फीमेल, इसमें ऐसा नहीं कि मेल को ज्यादा होगा या फीमेल को ज्यादा होगा। आपको मैंने हीमोफीलिया में बताया था बेटा कि हीमोफीलिया क्योंकि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो आपको होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब एक्स क्रोमोसोम पर ज्यादा, तो एक्स क्रोमोसोम पर ज्यादा तो मेल को ज्यादा होगा हीमोफीलिया की बीमारी, क्योंकि सेक्स लिंक्ड है इसीलिए वो मेल में ज्यादा मिलेगी, फीमेल में नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी हम लोग हीमोफीलिया के बारे में भी लिखेंगे पूरा। ठीक है, तो लेकिन ये तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स मेल और फीमेल दोनों में बराबर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोसोम्स तो मेल फीमेल सब में एक जैसे होते हैं, बराबर ही होते हैं, इसलिए मेल फीमेल दोनों इक्वली प्रभावित होंगे, इक्वली अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलीन आ जाता है। डीएनए की चेन पर ओरिजिनल सीक्वेंस इस प्रकार था। देखिए डीएनए पर किस तरीके का सीक्वेंस था, हमने कहा कि ये डीएनए की चेन थी जिस पर CTC 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये CTC था। डीएनए पर क्या था, CTC। तो ये डीएनए जब आरएनए बनाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो आरएनए जब बनता है तो C की जगह पर G आएगा, T की जगह पर A नहीं आएगा, T की जगह पर U आएगा और C की जगह पर E, GUG। और ये GUG जब बनता है तो GUG क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड।
तो ये इस तरीके से, ये तो ओरिजिनल कंडीशन है कि डीएनए की चेन पर सीटीसी होता है, और सीटीसी जब ये वाला डीएनए का ये वाला पार्ट, डीएनए का ये वाला जीन जब आरएनए बनाएगा तो एमआरएनए के ऊपर, एमआरएनए में ये वाला बेस होगा, जीयूजी होगा, और जीयूजी क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो किस तरीके से होता है, देखिए सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में टी की जगह पर, इस टी की जगह पर, टी के स्थान पर, टी के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, टी के स्थान पर ए आ जाएगा, और टी के स्थान पर ए आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सी ए सी हो गया ये। तो जब इससे आरएनए बनेगा, तो इससे जब आरएनए बनेगा तो सी ए सी क्या आ जाएगा, सी की जगह पर जी, ए की जगह पर टी नहीं आएगा, यू आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर सी की जगह पर जी आएगा, जी यू जी। एक्चुअली यहाँ पर ए आएगा, ए आएगा यहाँ पर बेटा, टी के सामने ए आता है, लेकिन ए के संग में टी नहीं आएगा। एमआरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। जी ए जी होगा तो ग्लूटामिक एसिड बनेगा, जी यू जी हो जाएगा तो ये बनाएगा वैलिन। तो चेंज कहाँ पर हुआ, यहाँ डीएनए में थाइमिन की जगह पर ए आ गया, एडेनिन आ गया, और जब थाइमिन की जगह पर एडेनिन आ गया तुरंत बेस चेंज हो गया और सीक्वेंस हो गया चेंज, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड से वैलिन बन जाता है। ग्लूटामिक एसिड क्या बना लेता है, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन बन जाता है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया में चेंज होता है, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है, जो कि एक पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है, जीन म्यूटेशन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। और ये सिकल सेल एनीमिया इस तरीके से आरबीसी के से शेप सिकल के जैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके लिए भी हम पेडिग्री बना सकते हैं। देखिए सिकल सेल एनीमिया के लिए मैं पेडिग्री आपको बताती हूँ। देखिए सिकल सेल एनीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए पेडिग्री देखिए, ये एक नॉर्मल मैन, इसका विवाह हुआ एक सिकल सेल फीमेल के साथ। नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन में हीमोग्लोबिन एचबी किसको डिनोट करता है, एचबी से हम लोग हीमोग्लोबिन को लिखते हैं शॉर्ट में, एचबी यानी हीमोग्लोबिन, एचबी ए और एचबी ए ये नॉर्मल के लिए होता है, दोनों पर ए लिखा है नॉर्मल, और एस लिख देंगे अगर एक ही जगह पर एस लिख देंगे सिकल सेल। ये है फीमेल, तो ये एच बी ए और एच बी एस होगा। अब आप कहेंगे कि एच बी एस यहाँ पर क्यों नहीं है, एच बी एस और एच बी एस यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि अगर दोनों ही क्रोमोसोम पर एस आ जाएगा, सिकल सेल का जीन अगर दोनों पर ही आ जाएगा, दोनों ही क्रोमोसोम पर आ जाएगा, तो कोई भी इंसान बचेगा ही नहीं, वो मर जाएगा। तो अगर किसी के अंदर सिकल सेल एनीमिया का जीन है, किसी के अंदर सिकल सेल एनीमिया का जीन है, तो उसके पास एक ही क्रोमोसोम पर होगा, जिस तरीके से HbA और HbS, क्योंकि अगर ऐसा होता ना HbS और HbS, तो ये तो पूरा का पूरा सिकल सेल एनीमिक होता है और ये कभी बचता ही नहीं, मर जाता, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन बिल्कुल होगा ही नहीं, तो वो वैसे ही नहीं बचेगा। तो ये अगर जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि इस फीमेल को सिकल सेल का कैरियर कहा जाएगा, ये सिकल सेल को कैरी कर रही है, ये पेशेंट है, इसके एक ही क्रोमोसोम पर सिकल सेल का जीन है। तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए HbA और HbA लिखेंगे, लेकिन सिकल सेल्ड के लिए HbA और HbS
एस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से हो रही है और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स दिखाए हैं, इनके ऑफस्प्रिंग्स देखिए, ठीक है। देखिए ये देखने में सब नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन अब आप उसको सोचेंगे ये फीमेल, ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये HBA और HB, तो इसका मतलब इसके पास ये मेल है, तो मेल के पास HBA तो ये फादर से आया होगा, ठीक है ना, और एक HBA ये डॉटर के पास, ये पुत्री के पास भी तो आया होगा, ये डॉटर के पास भी आया होगा। फीमेल अब मदर से इसको HBA ही मिल गया, मदर से इसको HBA मिल गया, ठीक है। और इसको फादर से, इस गर्ल को फादर से मिला HBA, तो मदर से इसको HBA भी मिल सकता है, और HBA तो फादर से मिला HBS भी मिल सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। सेम ऐसे ही ये जो गर्ल है, ये जो पुत्री है, इस पुत्री को फादर से HBA मिला है, इस पुत्री को फादर से HBA मिला है, तो मदर से क्या मिलेगा, इसको मदर से HBA भी तो मिल सकता है, और फादर से इसको HBA फादर से मिला है, तो मदर से इसको HBS भी मिल सकता है यानी एक फादर से एक मदर से। तो मदर के पास तो दोनों तरीके के हैं, मदर से तो इसको पुत्री को, दोनों पुत्रियों को कुछ भी मिल सकता है, HBA भी मिल सकता है, HBS भी मिल सकता है। तो अगर हम लोग इस वाली कंडीशन को मानेंगे HBA और HBA, तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल दिखाई गई है, देखिए इसका मतलब हमारी कंडीशन ये वाला सही है, ये जीनोटाइप सही है। क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन मानते कि इस वाली पुत्री को अपनी मदर से HBS मिला है, तो इसको फिर इस तरीके का दिखाना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि शेडेड नहीं दिखाया है, यानी कि इसको बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं है, ठीक है। तो HBA HBS नहीं होगा इसका। सेम ऐसे ये नॉर्मल दिखाई है, तो ये इसका जीनोटाइप ये होगा, ये नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं बेटा? तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो क्यों नॉर्मल है? क्योंकि मदर से इनको कोई भी जीन मिल सकता है, ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही है आपको? आप इसको याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है कि HBA और HBA ये कंडीशन कहलाती है नॉर्मल, और HBS ऐसे लिखिए, HBA और HBS ये कहलाती है सिकल सेल एनीमिया, इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और अगर किसी के पास HBS और HBS है तो ये जीवित नहीं रहेगा, रिप्रोडक्टिव एज तक जीवित नहीं रहेगा। रिप्रोडक्टिव एज जब तक आएगी तब तक ये मर चुका होगा, अभी इतने लंबे समय तक ये जिंदा रहेगा ही नहीं, जिसको कि पूरा का पूरा दोनों क्रोमोसोम पर सिकल सेल के जीन है, तो वो जिंदा रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो हीमोग्लोबिन है ही नहीं। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा, और सिकल सेल का ये पेडिग्री भी इस तरीके से आपको मैंने बता दिया। HBA है तो नॉर्मल है, HBA HBS है, HB का मतलब समझ रहे हैं हीमोग्लोबिन, HBA HBS है तो सिकल सेल एनीमिया है, HBS HBS है तो जीवित ही नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन तो कहीं पे शो कर ही नहीं जाएगी, क्योंकि जिसको ये वाला पेशेंट होगा ना, ये आगे की ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तब तक जिंदा बचेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग सिकल सेल एनीमिया इसको लेते हैं, HBA और HBS को लेते हैं बेटा, ठीक है? ठीक, तो ये हुआ सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब हम दूसरी डिजीज़ पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे पहले, ठीक है? इसके बाद में तो हमने पहली जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ी सिकल सेल एनीमिया, और अब दूसरी पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसी डिजीज है बताया था ना मैंने आपको बेटा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि X क्रोमोसोम पर होती है। किस पर होती है? X क्रोमोसोम पर होती है।
क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर होती है। चलिए इसके बारे में आपको मैंने इसका चार्ट भी बनाकर बताया था बेटा। और क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर होती है इसलिए मेल में ज़्यादा होती है, ये फीमेल में कम होती है। अगर फीमेल में होगी, मतलब फीमेल में कब होगी ये, फीमेल में ये हीमोग्लोबिन की डिजीज कब होगी, जब फादर अफेक्टेड होगा और मदर या तो कैरियर होगी या अफेक्टेड होगी, तभी हीमोग्लोबिन की डिजीज पुत्री के अंदर जाएगी, डॉटर के अंदर जाएगी। और पुत्र तो अफेक्टेड तभी हो जाएगा अगर फादर नॉर्मल है और मदर कैरियर भी है। अगर मतलब मदर और फादर दोनों नॉर्मल है, समझ लीजिए, मदर फादर, कैरियर को पेशेंट नहीं कहा जाता है, कैरियर को बीमारी नहीं कही जाती, कैरियर को कभी भी बीमारी नहीं होती है, कैरियर तो आगे कैरी करने वाला होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। तो सन को, पुत्र को तो हीमोफीलिया तभी हो जाएगा अगर उस दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, दोनों पेरेंट्स अगर नॉर्मल हैं तो भी पुत्र को बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल का मतलब है कि फादर तो नॉर्मल होगा लेकिन मदर नॉर्मल दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पास अगर एक क्रोमोसोम पर भी जीन आ जाएगा तो वो कहाँ पर कैरी कर देगी, उसको पुत्र को कैरी कर देगी। तो इसीलिए हीमोफीलिया की बीमारी से मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, मेल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, फीमेल कम प्रभावित होते हैं। फीमेल तभी प्रभावित होगी, फीमेल मतलब पुत्री को तभी हीमोफीलिया होगा, पुत्री को तभी हीमोफीलिया होगा जब फादर को हीमोफीलिया है। अगर फादर को हीमोफीलिया नहीं है तो पुत्री को कभी भी हीमोफीलिया नहीं होगा। ठीक, चलिए इस डिजीज को रॉयल डिजीज, रॉयल यानी शाही डिजीज, रॉयल यानी शाही बीमारी है। शाही बीमारी क्यों है? क्वीन विक्टोरिया है ना, जो इंग्लैंड की महारानी, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में अभी तक ये हीमोफीलिया की बीमारी चली आ रही है, तो शाही बीमारी है। रॉयल डिजीज या ब्लीडर्स डिजीज, रॉयल डिजीज या ब्लीडर्स यानी ब्लीडिंग होती है। हीमोफीलिया में पता है ना आपको क्या होता है, कभी भी कहीं कट लग जाता है तो खून बहता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं, खून का थक्का जो होता है वो नहीं जमेगा, खून बहता चला। तो हीमोफीलिया में होता है खून का बहना, थक्का ना जमना, ब्लड क्लॉटिंग ना होना। ठीक है, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव यानी एक्स लिंक्ड, ठीक है। इसमें कैरियर फीमेल को हम लोग कैसे दिखाएंगे? अगर ऐसा वाला से निशान दिखाया, सिंबल दिखाया है तो ये कैरियर फीमेल को दिखाया जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एक नॉर्मल मैन का विवाह, कैरियर फीमेल के साथ होता है, कैरियर फीमेल के साथ हुआ तो क्या ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे इनके? इसको किस तरीके से हम पेडिग्री में शो करेंगे? देखिए, इन्होंने कहा नॉर्मल मैन, तो हम लोगों ने नॉर्मल मैन ले लिया, ये इसका विवाह हुआ कैरियर फीमेल के साथ, ये कैरियर फीमेल। अब फीमेल कैरियर नॉर्मल मैन है तो मेल के पास तो ये नॉर्मल XY होगा, फीमेल कैरियर है यानी फीमेल के पास एक X तो नॉर्मल है लेकिन दूसरे वाले X पर H लिख दीजिए, ये हीमोफीलिया का जीन है। अब इनसे जो इनकी संतानें बनेंगी तो उनकी संतानों को अगर हमने बनाया तो सपोज हमने एक मेल बना दिया, एक मेल हुआ और एक फीमेल। अब ये मेल है तो मेल को तो अपने फादर से क्या मिलेगा? Y क्रोमोसोम। ये फीमेल है, इसको अपने फादर से क्या मिलेगा? X क्रोमोसोम।
अब इस मेल को फादर से वाई क्रोमोसोम मिल गया, इसको अपनी मदर से क्या मिलेगा, इसको अपनी इस मदर से या तो नॉर्मल वाला एक्स मिल जाएगा या ये हीमोफीलिया वाला एक्स मिल जाएगा। तो ये एक्स वाई जो है ये नॉर्मल है, ये हीमोफीलिया। अगर ये वाला होता है एच, ये वाला, तो यहाँ पर इसको डिजीज होती, क्योंकि यहाँ पर डिजीज को शो नहीं किया गया, इसका मतलब इसके पास नॉर्मल वाला जीन है एक्स वाई, इसके पास कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं है, यानी कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। इस फीमेल को एक्स मिल गया अपने फादर से, और इस फीमेल को एक्स अपनी मदर से ये वाला भी मिल सकता है। अगर ये वाला मिलेगा तो ये नॉर्मल है, ये फादर का एक्स। अगर ये वाला एक्स मिलेगा इसको अपनी मदर से तो ये कैरियर होगी, क्योंकि यहाँ पर कैरियर नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब ये सही है जीनोटाइप और ये गलत है जीनोटाइप। बात को समझे बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, फीमेल को डिजीज तब होगी जब फादर को डिजीज हो और मदर कैरियर हो। देख लीजिए, फीमेल को डिजीज तब होगी जब फादर को डिजीज हो और मदर कैरियर हो। फादर को डिजीज होगी, मदर कैरियर होगी, तब फीमेल डिजीज होगा, नहीं तो फीमेल को डिजीज कभी नहीं होगी, ठीक है। ये चलिए, तो हम इसका एक क्रॉस और बना लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए एक क्रॉस बना देती हूँ इसका मैं, किस तरीके से। हमने कहा जैसे सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं ना, एक्स वाई, एच लिख दीजिए, ये मेल है, मेल। इस मेल का विवाह हुआ कैरियर फीमेल के साथ, कैरियर फीमेल को ऐसे ही तो लिख देंगे, एक एक्स के पास। अब इस एक्स को इससे मिलाइए, सेक्स डिटरमिनेशन तो एक्स एच और एक्स एच, फिर इस एक्स को इससे मिलाइए, एक्स एच, एक्स एच और एक्स। अब इस y को इससे मिलाइए, एक्स एच वाई। अब इस y को इस x से मिलाइए, एक्स वाई। ये है हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक पुत्री, दोनों पर हीमोफीलिया के जीन। ये है कैरियर पुत्री, ये है हीमोफिलिक पुत्र, हीमोफिलिक पुत्र, और ये है नॉर्मल। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर एक हीमोफिलिक मेल का विवाह एक कैरियर फीमेल के साथ हुआ है तो उनकी कितने परसेंट संतानों में हीमोफीलिया होगा। क्वेश्चन अगर यही पूछा जाएगा कि अगर हीमोफिलिक मेल का विवाह कैरियर फीमेल के साथ हुआ है तो कितने परसेंट पुत्रों में, कितने परसेंट मेल में डिजीज होगी। तो मेल में डिजीज पूछ रहे हैं, तो मेल कितने बने हैं, ये मेल, ये पुत्री, तो 50% ये मेल है और 50% ये फीमेल है। लेकिन यहाँ क्योंकि मेल का पूछ रहा है तो मेल के 50%, तो 50% में से 50% मेल में से कितने परसेंट को डिजीज है, 20। ये 50% को हम 100% मानेंगे ना। पुत्र कितने हैं, आधे पुत्र हैं 50%, लेकिन पुत्र को हम लोग यहाँ पर 100% मानेंगे, तो हमने कहा 50% मेल को डिजीज होगी। 50% समझे बेटा, ये पूरा मिलाकर तो 100% है,
लेकिन पुत्र का परसेंटेज देखेंगे तो ये पुत्र का परसेंटेज पूरा का पूरा 100% है ना। दो में से एक को, दो क्या 100%, दो में से एक को डिजीज है यानी 50% डिजीज है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कितने परसेंट ऑफ स्प्रिंग्स, कितने परसेंट ऑफ स्प्रिंग को डिजीज होगी, तब हम पूरे को 100% मानेंगे। तो 100% में से कितने हीमोफिलिक है, ये हीमोफिलिक है और ये हीमोफिलिक है, कितने हीमोफिलिक 50% ऑफ स्प्रिंग्स को डिजीज होगी। अगर पुत्री को भी ऐसे ही पूछते ना कितने परसेंट फीमेल में डिजीज होगी, ये फीमेल तो इस पूरे को 100% मान लिया, 100% में से ये पूरा 100% है फीमेल का, इसमें से किसी को तो डिजीज है तो 50% को डिजीज है। तो अगर केवल मेल का पूछते हैं तो मेल वाले को देखेंगे, केवल फीमेल का पूछते हैं तो केवल फीमेल वाले को 100% मान के देखेंगे। लेकिन अगर सारे ही ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में पूछते हैं कि टोटल कितने परसेंट ऑफ स्प्रिंग्स में डिजीज होगी, तो सबको 100% मान के फिर उनका करते हैं। तो अगर हम सबको 100% मानेंगे सबको, तो देखिए ये हीमोफिलिक है, ये हीमोफिलिक है, तो 50% तो हीमोफिलिक होंगे इसके ऑफ स्प्रिंग्स, 50% हीमोफिलिक होंगे, 25% कैरियर और 25% नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को हम लोग समझ लेते हैं और जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके का आप आंसर देंगे। ठीक है, तो ये आज हमने 2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनाइल कीटोन्यूरिया और बाकी के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा।